एपिसोड 13। बिल्लू काका युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, मतलब यह है युग बाबू की उस वक्त आप छोटे थे, इसलिए शायद आपको याद नहीं है जब यक्षिणी ने विराट बाबू को अपना शिकार बनाया था। बिल्लू काका ने इतना ही कहा था कि तभी युग बीच में ही उन्हें टोकते हुए कहता है, क्या कहा आपने? यक्षिणी ने विराट भैया को भी अपना शिकार बनाया था, पर मुझे तो बताया गया था कि उनकी मौत दिल के दौरे पड़ने की वजह से हुई थी। जब वो कृष्णा नदी ही पार कर रहे थे तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ गया था और वहीं पर उन्हें अपना दम तोड़ दिया था। वो तो युग बाबू, आप उस वक्त आप छोटे थे ना, इसलिए यक्षिणी की सच्चाई आपको बताई नहीं गई थी, वरना आपके दिल में भी उसका खौफ बैठ जाता। वो यक्षिणी बहुत ही खतरनाक थी। किस किस मर्दों को सब मिलते थे और किसी के तो मिलते भी नहीं थे। हम किस्मत वाले थे जो विराट बाबू का शव हमें नदी के पास ही मिल गया था। युग बिल्लू काका की बात का कुछ जवाब नहीं देता। वो गौर से नदी पार करते हुए उनकी सारी बात सुन रहा था। विराट बाबू की मौत की खबर जब वंदना बहुरानी को लगी तो जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई। कैसे ना उजड़े उसकी, आखिर एक पत्नी की दुनिया उसके पति से ही होती है। विराट बाबू के जाने के बाद वंदना बहुरानी ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। ना किसी से बात करती थी, ना अपने कमरे में बाहर निकलती थी। मुझे तो सालों हो गए पर बहुरानी को नहीं देखा। खाना पीना भी बड़ी मालकिन उन्हें कमरे में ही दे आती है। मालकिन ने बहुरानी को कितना समझाया कि भूल जाए विराट बाबू को, पर वो कहाँ किसी की सुनती है। मुझे तो लगता है कि उनके प्राण भी तभी चले गए थे जब विराट बाबू गए थे। सच्चा प्यार इसी को कहते हैं। बिल्लू काका की सारी बातें सुनने के बाद युग की आंखों में नमी आ गई थी। आती भी कैसे नहीं, आखिर बचपन में माँ से भी ज्यादा प्यार उसे कोई करता था तो वो उसकी वंदना भाभी ही तो थी। युग और बिल्लू काका नदी पार कर ही रहे थे कि तभी बिल्लू काका चलते चलते रुक जाते हैं। बिल्लू काका युग अचानक रुकते हुए देख युग हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि ये बिल्लू काका नदी के एकदम बीचों बीच क्यों आकर रुक गई। युग उनसे कुछ पूछता उससे पहले ही वो देखता है कि बिल्लू काका अपनी धोती से बंधे गांठ खोलते हुए उसमें से एक छोटी सी पोटली निकालता है जिसमें के अंदर कुछ चिल्लर पैसे रखे हुए थे। उन्हें चिल्लर पैसे में से बिल्लू काका 1 रुपए का सिक्का निकालकर हाथ जोड़ते हुए उस सिक्के को नदी के अंदर फेंक देते हैं। ये सब देखकर युग चौंक जाता है और वो हैरानी के साथ पूछता है, अरे ये क्या बिल्लू काका, आपने ये सिक्का नदी में क्यों फेंक दिया? बिल्लू काका युग का सवाल का जवाब देते हुए कहता है, फेंका नहीं है बेटा, दान किया है। युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा आपने? दान किया है? मतलब यह है कि बेटा, नदी में सिक्का डालना हमारे हिंदू धर्म में दान का दूसरा रूप बताया गया है। तुम्हें तो पता ही होगा ना, हमारे शास्त्रों में नदियों को देवी की तरह पूजा जाता है। इनका संबंध शास्त्रों के विभिन्न देवी देवताओं से बताया गया है। जब नदी, तालाब या फिर समुद्र आदि में हम सिक्के डालते हैं तो ये सभी देवी स्वरूप को एक भेंट चढ़ाने का तरीका होता है। ज्योतिष शास्त्र में भी विभिन्न दोषों को दूर करने के लिए जल में सिक्के व पूजन सामग्री प्रभावित करने की प्रथा है। अच्छा, तो ये बात है, पर आपको पता है इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी है। बिल्लू काका अपना सिर खुजाते हुए कहते हैं, और वो क्या है युग बाबू? आपको तो पता ही होगा, प्राचीन काल में तांबे के सिक्के का प्रचलन था। तांबा जो है वो जल का शुद्धिकरण में काम आता है। आयु वृद्धि में भी कहा गया है कि तांबे के बर्तन में पानी रखने से वो पानी शुद्ध होता है। पुराने जमाने में जब लोग तांबे के सिक्के नदी में डालते थे तो सिक्के धरातल में जाकर कई दिनों तक वहां पर जमा करते थे। इसमें तांबे का अंश धीरे धीरे जल में घुलता था, जिससे शुद्धकरण की यह प्रक्रिया चलती रहती थी। आज के जमाने में हम तांबे के सिक्के तो नहीं चलते, पर यह परंपरा अभी भी चली आ रही है। अच्छा, तो ये बात है युग बाबू, हमें तो ये बात पता ही नहीं था। बिल्लू काका और युग धीरे धीरे वापस से नदी पार करने लग जाते हैं। इस तरफ युग के बड़े पापा के घर में युग की बड़ी मामी जानकी और उसके भाई
की पत्नी रजनी किचन के अंदर खाना बना रही थी। रजनी सब्जी छोंकते हुए कहती है, आपको क्या लगता है भाभी, युग आएगा या नहीं? जानकी झट से रजनी बात का जवाब देते हुए कहती है, ऐसा क्यों कहती हो रजनी? युग बेटा, ये इस घर का और मेरे विराट के गुजर जाने के बाद यहाँ पर जो कुछ भी है वो सब उसी का तो है। देखना वो जरूर आएगा। बिल्लू काका लेने गए है ना, उसे वो युग को अपने साथ लेकर ही आएंगे, मेरा मन कहता है। रजनी हिचकिचाते हुए कहती है, हाँ वो सब तो ठीक है भाभी, पर मेरे मन को एक बात खाए जा रही है, और वो ये है कि यदि युग को यहाँ हमारे घर आना ही होता तो वो सीधे आ जाता। उसे वो लाशों वाली वाली क्या कहते हैं वो, हाँ, गिरवी कोठी खोलने की क्या जरूरत थी? आपको पता है ना कितना हंगामा हो रहा है उसको लेकर दोनों गांव में। हाँ रजनी, मुझे सब पता है, उसी के लिए तो आज मीटिंग भी बुलाई गई है। पर तुम्हें तो पता है ना, जब युग छोटा था और अनुराग भैया उससे बॉडीगार्ड स्कूल में छोड़ने आए थे, तब से लेकर आज तक हमने भी तो उसकी खबर नहीं ली, कोई रिश्ता ही नहीं रखा उस बेचारे के साथ, तो कैसे आता वो यहाँ पर? रजनी मुंह बनाते हुए कहती है, भाभी रिश्ता हमने उनके साथ नहीं रखा या उन्हें हमारे साथ नहीं रखा। आप भूल गई युग की माँ को? जानकी कुछ याद करते हुए कहती है, उसे मैं कैसे भूल सकती हूँ रजनी, वही तो सारे फसाद की जड़ थी। ना वो होती और ना अनुराग भैया गिरवी कोठी जाते और ना ही ये सब होता। अब आपकी पुरानी बातों को याद करके दिल छोटा मत कीजिए भाभी, सबको पता है वो औरत कैसी थी, आखिर सारा गांव जानता है। जानकी अपने हाथ से इशारा करते हुए कहती है, अरे रजनी जल्दी सब्जी छोक वरना मसाला जल जाएगा। रजनी चम्मच हिलाते हुए कहती है, हाँ भाभी मेरा ध्यान है यहाँ पर। जानकी और रजनी आपस में बात ही कर रही थी कि तभी वहां पर रजनी की बेटी अवोदिता आ जाती है। अवोदिता की उम्र 23 साल थी, दिखने में वो सुंदर तो थी, उसका रंग काला था। अवोदिता किचन के अंदर घुसते हुए कहती है, आप दोनों यहाँ पर बस खाना ही बनाती रहेंगी या बाहर मेहमानों का स्वागत भी करोगी? युग जी आ गए हैं। जानकी खुश होते हुए कहती है, क्या कहा अवोदिता बेटी? युग बेटा आ गया? हाँ बुआ। और युग जी बाहर पापा और फूफा जी के साथ खड़े हुए हैं। जानकी रजनी का हाथ पकड़ते हुए कहती है, चल रजनी जल्दी से युग बेटे से मिलने। रजनी अपना हाथ छुटाते हुए कहती है, भाभी आप जाइए ना, मैं यह सब्जी देखकर आती हूँ वरना ये जल जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं ही जाती हूँ। इतना कहकर जानकी वहां से जाने लग जाती है। जानकी के पीछे पीछे ही अवदिता भी जा रही थी कि तभी रजनी उसे रोकते हुए कहती है, अरे तू कहाँ जा रही है? अवदिता शर्माते हुए कहती है, युग जी को देखने। रजनी घूरते हुए कहती है, तो इतना शर्मा क्यों रही है, सीधे सीधे बोलना। जानकी अभी किचन के दरवाजे तक ही पहुंची थी कि तभी वो कहती है, अरे शर्माएगी कैसे नहीं, भूल गई रजनी बचपन में युग और ये गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते थे, तो ये अवदिता अपनी दुल्हन की शादी युग के दूल्हे से और युग अपनी दुल्हन की शादी इसके दूल्हे से कराता था। और जब इन दोनों से पूछते थे कि आपस में भी शादी करोगे, तो कैसे हाँ हाँ चिल्लाते हुए पूरे घर में घूमते थे। अवदिता शर्माते हुए कहती है, उस वक्त हम छोटे थे बुआ जी। जानकी कान पकड़ते हुए कहती है, क्या कहा छोटे थे? तो एक बात बता, अभी इतना शर्मा क्यों रही हो? तुझे क्या लगता है कि मुझे नहीं पता बचपन का प्यार कैसा होता है? भूल मत कि मैं भी कभी तेरी उम्र की थी, मेरे साथ चल बाहर। इतना कहकर वो जानकी वहां से चली जाती है। अवदिता भी किचन के बाहर अपना कदम रखने ही वाली थी कि तभी रजनी उसके रोकते हुए कहती है, 2 मिनट अवदिति, जरा यहाँ पर आना। अवदिति चिढ़ते हुए कहती है, क्या है माँ, अब लगता है आज आप मुझे युग जी से भी नहीं मिलने दोगी। रजनी अवदिता को ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से देखती हुई कहती है, तो ऐसे मिलोगी युग से? अवदिता अपने कपड़े और बाल ठीक करते हुए कहती है, तो फिर कैसे मिलूं माँ? क्या मैं अच्छी नहीं दिख रही?
अच्छी तो तू बचपन से नहीं दिखती। पता नहीं जब तू मेरे पेट में थी तो क्या खा लिया था मैंने जो मुझे कोयल जैसी बेटी हुई। एक तो लड़की की शादी करना वैसे ही मुश्किल होता है और ऊपर से काली निकल जाए तो और भी मुश्किल हो जाता है। अपने माँ की बात सुनकर अवदिता उदास हो जाती है। उसके मन को ठेस पहुंचती है। अवदिता स्वर गुण संपन्न लड़की थी। अपने काले रंग की वजह से वह हर जगह मार खा जाती थी। कोई भी लड़का उसे पसंद नहीं करता था। कई जगह अवदिता के रिश्ते की बात चली थी पर बात नहीं बनी। अवदिता उदास मन के साथ कहती है, तो क्या करूं माँ? देख युग शहर से आया है और हो सकता है कि शहर में कोई लड़की उसे पसंद भी हो, पर हम उससे कोई मतलब नहीं है। हम तो वही करेंगे जो हम करते आए हैं। हम ये मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। इससे अच्छा लड़का तुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। दौलत शोहरत सब है युग के पास। अवदिता धीरे से कहती है, मतलब माँ, हम युग पर काला जादू करेंगे? हाँ, और नहीं तो क्या करेंगे? काले जादू से ही तो वो तेरे वश में आएगा, ना कि तेरी काली सूरत देखकर। अवदिता रजनी को मना करते हुए कहती है, पर माँ मुझे ना शुरू से ही काला जादू वादू कुछ ठीक नहीं लगता और वैसे भी इन सब से कुछ नहीं होता। हमने कितने लड़के पर काला जादू किया है मेरे रिश्ते के लिए, पर कुछ हुआ क्या? रजनी चिढ़ते हुए कहती है, वो तो इसलिए नहीं हुआ पागल, क्योंकि तू ठीक से सच्चे मन से काला जादू नहीं करती, ना ही मंत्रों का सही जाप करती, वरना ये काला जादू कभी खाली नहीं। पर माँ, अवदिता अपने बात पूरी करती उससे पहले ही रजनी बीच में ही उसे टोकते हुए कहती है, पर वर कुछ नहीं, देख तू ही मुझे सच सच बता, तू युग को पसंद करती है या नहीं? अवदिता हिचकिचाते हुए कहती है, पसंद तो करती हूँ माँ। रजनी झट से कहती है, तो फिर अगर तुझे युग चाहिए तो तुझे काला जादू करना पड़ेगा। उसे अपने वश में करना पड़ेगा, तभी वो तेरे वश में आएगा। अवदिता रजनी की आंखों में देखते हुए कहती है, धीरे से कहती है, माँ, मुझे युग जी को अपने वश में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस तरफ गार्डन में युग के बड़े पापा दलीप कुर्सी पर बैठे हुए थे और उनके पीछे युग के मामा सुदेश खड़े हुए थे। युग और बिल्लू काका वहीं पर युग के बड़े पापा दलीप के सामने खड़ा हुआ था। युग के बड़े पापा की बहुत बड़ी हवेली थी। उनके पास 100 एकड़ पुश्तैनी जमीन थी, जिस कारण उनका गांव में बहुत मान सम्मान भी था। गांव में जितने सरपंच की नहीं चलती थी, उसकी कई ज्यादा दलीप की चलती थी। दलीप अपने मूंछों को ताव देते हुए वो बिल्लू काका से पूछता है, तो यही है वो? बिल्लू काका बौखलाहट के साथ कहते हैं, हाँ मालिक, यही है युग बाबू। जैसे ही बिल्लू काका इतना ही कहते, सुंदर अपने चेहरे की मुस्कान लाते हुए कहता, अरे युग बेटा, आ गया तुम और बताओ कैसे हो? युग सुदेश को देखते हुए धीरे से कहता है, ठीक हूँ मामा जी। दिलीप कहता है, तो तूने गिरवी कोठी क्यों खोली और किसके इजाजत से खोली? युग कुछ जवाब नहीं देता। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे उसका उसके बड़े पापा से बात करने का जरा भी मन नहीं था। सुदेश हंसते हुए कहता है, अरे युग बेटा, जीजाजी कुछ पूछ रहे हैं। बेटा, बड़े जब कुछ पूछते हैं तो उसका जवाब झट से देना चाहिए। इतना सोच विचार नहीं करना चाहिए, वरना ये संस्कार के खिलाफ होते हैं और लोग सोचते हैं कि आपके माता पिता ने आपको कुछ नहीं सिखाया। युग अपना मुंह खोलते हुए कहता है, मामा जी, वो कोठी मेरी थी, इसलिए मैंने खोल दी। मुझे मेरी चीज खोलने के लिए किसी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। दलीप गुस्से से कहता है, वो कोठी इसके नाम हुई तो क्या हुआ? रोंगामुचा और बंगाल मुड़ा दोनों ही मेरे गांव हैं और उन पर मेरा हक है। अगर वहां की तुम्हें किसी भी चीज को हाथ लगाना है तो मेरी इजाजत लेनी पड़ेगी। युग भी गुस्से से कहता है, गांव भले ही मामा जी किसी का भी हो, पर मैं अपनी चीज कभी नहीं छोड़ता। युग दलीप के सीधे मुंह से बात नहीं कर रहा था। युग की बातें सुनकर दलीप समझ जाता है कि युग अभी उसे बाप का अनुरोग की तरह गुस्सैल है। इसलिए वो बात को पलटते हुए कहता है,
इससे पूछो इसने दूसरी मंजिल पर जो कमरा था जहां वह यक्षिणी कैद थी उसे खोला तो नहीं है। यह सवाल सुनकर युग के माथे पर पसीना आने लग गया था। अभी तक उस यक्षिणी के बारे में जितनी कहानी सुनाई गई थी वो अब सब सच लगने लगी थी। युग दलीप के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता, वो अपने हाथ बीचने लग जाता है। सुदेश अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, युग बेटा बताओ, जीजा जी कुछ पूछ रहे हैं। तुमने वो दूसरी मंजिल का दरवाजा खोला तो नहीं ना? तुमने जिस पर बहुत सारे ताबीज बांधे हुए थे। इस तरफ किचन के अंदर जब रजनी अपनी बेटी मोहदिता के मुंह से सुनती है कि वो युग पर काला जादू करने के लिए तैयार है तो वो खुश हो जाती है। रजनी अपने चेहरे की मुस्कान लाते हुए कहती है, ये हुई ना बात। सुन, मैं युग के लिए पानी लेकर जाती हूँ, तू जब तक उसके अपने वश के करने के लिए चाय बना। अवदिता बीच में ही अपनी माँ को टोकते हुए कहती है, बस मुझे युग जी के लिए चाय बनानी है और वो मेरे वश में आ जाएंगे। रजनी चिढ़ते हुए कहती है, नालायक लड़की, पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले। तुझे चाय कोई ऐसी वैसी नहीं बनानी, विषकर्ण चाय बनानी है। और वो कैसे बनाते हैं? मेरी बात सब तू ध्यान से सुनना। और सबसे पहले लौंग और इलायची को अपने शरीर के अंग से लेकर उस चाय के अंदर डाल देना। उसके बाद ओम ओम नमो कामोखाय देवी पुरुष मैं वश में करूं करूं सवा मंत्र का 108 बार जाप करना है और जहां पर पुरुष बोलना है मन में वहां युग का नाम लेना है। समझी? माँ समझ तो गई, पर क्या 108 बार जाप करना जरूरी है? और नहीं तो क्या? इतना आसान थोड़े ना होता है ये काला जादू। ये कामुखा देवी विस्करण मंत्र है, बहुत शक्ति होती है इसमें। समझी? जैसा मैंने कहा है वैसे वैसे करती जा और फिर देखना युग कैसे तेरे वश में आता है। अच्छा, अब मैं बाहर जा रही हूँ, तू यहाँ पर चाय बना वरना भाभी को शक हो जाएगा। पर माँ 2 मिनट, बाहर तो बहुत सारे लोग हैं, पापा और फूफा जी भी हैं। अगर चाय पीकर वो लोग मेरे वश में आ गए तो? धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर लेना।